देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया पिंक पुलिस बूथ। त्योहारों के सीजन में महिलाओं के साथ होती है अप्रिय घटना। उत्तराखंड सरकार की नई टाउनशिप को विकसित करने की बन रही योजना। बढ़ती जनसंख्या के चलते बनाई जा रही योजना। प्रदेश में नई आवास नीति पर भी होगा काम शुरू। हल्द्वानी में सबसे प्राचीन रामलीला में किया गया राम बारात का भव्य आयोजन। रामलीला में हजारों की संख्या में लोग करेंगे शिरकत। लोगों ने पुष्प वर्षा कर राम बारात का स्वागत किया। नरेंद्र नगर में 48वें श्री कुंजापुरी पर्यटन मेले का हुआ आयोजन। झांकियों की प्रदर्शनी के साथ हुआ मेले का शुभारंभ। सुबोध उनियाल ने किया मेले का शुभारंभ। पौड़ी में नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा की भव्य मान्यता। खटीमा में ड्रेस कोड को लेकर विद्यालय प्रशासन और छात्र आमने सामने। यूनिफॉर्म बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि को लेकर चल रहा विवाद। हरिद्वार में हिमालय और गंगा बचाओ अभियान शुरू। हर की पौड़ी पर संत समाज ने किया गंगा पूजन। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय भी गंगा पूजन में हुए शामिल। पौड़ी दौरे पर पहुंचे धीराज सिंह गर्ब्याल। विकास भवन सभागार में बैठक में शामिल हुए धीराज सिंह गर्ब्याल। बोले सभी परिवारों को जल्द ही पक्के आवास मिलेंगे। पौड़ी में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष ने अपने बयान पर सफाई दी। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। व्यापार सभा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिया था बयान। सितारगंज नगर में भी हुआ राम बारात का आयोजन। गाजे बाजे के साथ निकाली गई राम की सवारी। राम जी की लीला है न्यारी जैसे भजनों पर बांधा समर। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन और भी अधिक सतर्क हो गए हैं। देहरादून के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले इलाके पलटन बाजार में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए पिंक पुलिस बूथ बनाया गया है और इस पुलिस बूथ में महिला पुलिस कर्मियों की 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। पहले शिफ्ट सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 4 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी। इस बीच कोई भी महिला अपनी किसी भी समस्या को लेकर पुलिस के पास जाकर इसकी शिकायत कर सकती है। आपको ये जानकारी दे दें कि त्योहारों के सीजन में काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां खरीदारी करने पलटन बाजार पहुंचती हैं। अधिक भीड़भाड़ और व्यस्त इलाका होने के चलते उनके साथ किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन हर तरह से क्षेत्र में निगाह रखेगा। बावजूद इसके अगर कोई किसी के साथ कोई घटना होती है तो वो महिला इसकी शिकायत पिंक पुलिस बूथ पर आकर कर सकती है। देखिए, अभी तो एक हमने ये जो पलटन बाजार में ये लगा दिया है, तो आगे भी इस प्रकार की जैसे जैसे ये लॉजिस्टिक्स और हमें मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि आगे भी जो हमारे व्यस्तम जो चौक हैं या व्यस्तम ऐसे मार्केट वाले एरिया है, तो वहाँ भी कोशिश करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ पुलिस फोर्स, जिसकी कि अभी आप जानते हैं कि शॉर्टेज है, तो जैसे अवेलेबिलिटी होगी तो हम कोशिश करेंगे कि अन्य ऐसी जगह पे जहाँ पे विशेषकर कि महिलाओं का आना जाना ज़्यादा लगा रहता है, तो अभी सी बात है और भी हम पिंक बूथ जरूर स्थापित करेंगे उसमें। और समय के साथ साथ जो है इनको अलग जगह पे, जैसे आपने 2-3 जगह मुझे बताई हैं, तो वहाँ भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको वहाँ भी इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि जो है कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त बनी रहे और एक जो महिलाओं के अंदर जो एक सुरक्षा का भाव है वो हरदम बना रहे और वो
उनके साथ रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कई जिलों के शहरी क्षेत्र में जनसंख्या के बढ़ते घनत्व को देखते हुए प्रदेश सरकार अब नई टाउनशिप को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके साथ प्रदेश में नई आवास नीति भी लाई जाएगी और नीति के तहत सरकार अपना लैंड बैंक भी मजबूत करेगी। अभी सरकार के लैंड बैंक की स्थिति साफ नहीं है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसको लेकर कहा कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। पूरे प्रदेश में 22 स्थानों का चयन किया गया था। सर्वे और अन्य सुझावों के बाद आपको बता दें कि योजना पर काम किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि सरकार की योजना धरातल पर उतरने के बाद उत्तराखंड के नए जिलों की कायाकल्प हो जाएगी। अभी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के जनसंख्या का दबाव अधिक बढ़ रहा है। सड़कें, चौक चौराहा और रिहायशी इलाके बेहद छोटे होते जा रहे हैं। इसलिए सरकार अब कुछ नए शहर बनाने की योजना तैयार कर रही है। पिछले दिनों जिस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व बढ़ा, तो ये तय हुआ कि हम नई टाउनशिप डेवलप करें। और आप जानते हैं कि शुरुआती दौर पे जब हम लोग इसमें बैठे थे, क्षेत्रीय जितने भी हमारी जहाँ की आवश्यकता है, तो 22 जगह हमने चिन्हित वो स्थान किए थे। शॉर्ट लिस्ट करके लगभग 8-10 की संख्या उसमें रही। और आप ये भी जानते हैं कि जहाँ हमें लगा कि वहाँ की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम निर्णय के लिए हम लोग आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। हल्द्वानी में उत्तराखंड की सबसे प्राचीन रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह पर राम बारात का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हजारों लोगों ने शिरकत की। और इस दौरान राम बारात निकालने से पूरा शहर भगवामय हो गया। राम बारात लटूरिया बाबा आश्रम से रामलीला मैदान तक गई और इस दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर राम बारात का स्वागत किया। राम बारात में कई प्रकार की धार्मिक झांकियां भी निकाली गई। भगवान श्री राम की बारात पूरी तरह भक्तिमय नजर आई, जिसमें शहर के हजारों लोगों ने हिंदुत्व का बीड़ा उठाया। और इस दौरान सांसद अजय भट्ट सहित क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों ने भी राम बारात में शिरकत की। पहले तो मैं अपनी सभी नारी शक्तियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि राम बारात का आयोजन हमारे हल्द्वानी शहर में हो रहा है। यहाँ से हमारे मंदिर से लेकर के रामलीला ग्राउंड तक बारात जा रही है और राम जी की इस बारात को देख करके, राम सीता के इस विवाह को देख के आज हमारी बहनों के दिल में जो उत्सव है, उनके मन में जो उत्सव है, इसमें हमारे सभी भाई बहन, मेरे सभी बंधु लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ आप सब लोगों को कि आप लोग को फूले फले और नवरात्रि की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि वो महिलाओं को इतनी शक्ति दे कि कभी उनको किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। वो अपने हुए अपराध के लिए खुद सक्षम हो जाए, खुद दुर्गा का रूप ले, खुद चंडी का रूप ले। मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ और साहस से भर जाए ये नवरात्रि सभी के लिए मंगलकारी हूँ। धन्यवाद। राम बारात निकल रही है, चारों तरफ हर्षोल्लास है, जगह जगह पर रामलीलाओं का मंचन चल रहा है। हमारी मातृशक्ति आज सड़कों पर स्वागत करने के लिए बाराती उतरी हुई है। पूरा शहर और अगल बगल के शहरों के लोग यहाँ आए हुए हैं। अद्भुत दृश्य है और सचमुच सबकी याद आ रही है जब प्रभु राम का माता जी से विवाह हुआ था, सीता माता जी से। बिल्कुल वही माहौल। कल हम सब लोगों ने राजा जनक के वहाँ पहुंचकर जो मेहंदी कार्यक्रम होता है, तो शादी के एक दिन पहले पुत्रियों के लिए पिता करते हैं। सभी पाहुने आए रहते हैं, अतिथि उनके घर, उनका स्वागत होता है, मेहंदी रचाई जाती है। पूरी मेहंदी रचाई है, आप देखिए पूरी तरह से मेहंदी रचाई है। राम बारात को लेकर युवाओं में
सबसे ज़्यादा उत्सुकता दिख रही है। और कल हमारा मेहंदी का कार्यक्रम था, महिलाओं में भी ज़्यादा उत्सुकता दिख रही थी कल। तो 2000 के करीब महिलाओं ने मेहंदी का कार्यक्रम करा, तो उसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज हमारा राम बारात का कार्यक्रम है लुटिया मंदिर से रामलीला ग्राउंड तक। उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिल रही हैं, जैसे कि हमारा खाटू श्याम जी का दरबार है, हमारा नैना देवी जी का दरबार है, और हमारा वो क्या नाम है बाउंसर आए हैं रुद्रपुर से, और पंजाब से बहुत ही सुंदर कलाकार देसी अखाड़ा वाले आए हैं, और काली माता की झांकी है, कृष्ण जी की झांकी है। बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। पहले तो सभी को जो है माता रानी के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबकी कृपा बनाए रखे। और आज हम सब लोग भगवान राम की बारात में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, और काफी उत्साह वाला माहौल है, आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में सनातनी यहाँ उपस्थित हुए हैं, और काफी आनंद आ रहा है। और अभी यह बारात यहाँ से लकड़ी बाबा आश्रम से निकलकर रामलीला मैदान को प्रस्थान कर रही है। हमारी मातृशक्ति, बच्चे, बुजुर्ग काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं भगवान राम की बारात पे। तो आज तो व्रत भी है, और साउंड काफी जगह पे ऑन हो गए, तो बोल तो अधिक नहीं पाऊंगा। जय जय सिया राम। सर्व प्राचीन शिव मंदिर द्वारा जो भक्तिमय माहौल देख रहे हैं, राम बारात का आयोजन हो रहा है। ये हल्द्वानी में हर साल जो है फर्स्ट नवरात्रि पे निकलती है, जो नीचे मंदिर से चल करके रामलीला ग्राउंड में जाती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सारे संगठन एक मंच पर आते हैं, एकता का परिचय देते हैं। ये हल्द्वानी नहीं, पूरे भारतवासियों के लिए एक संदेश है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर के। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज नगर में भी राम बारात धूमधाम के साथ निकाली गई। राम भक्त गाजे बाजे की धुन में भजनों पर जमकर थिर गए, और उस दौरान राम जी की सवारी निकाली गई, और उस दौरान राम जी की लीला है न्यारी जैसे भजनों के ने समा बांध दिया है। नगर वासियों ने राम बारात का जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया। बुधवार को धनुष यज्ञ का मंचन होने के बाद श्री राम की बारात धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ निकाली गई। रामलीला मैदान से आरंभ बारात सनातन धर्म मंदिर से होते हुए मुख्य चौराहा, खटीमा रोड, चुरगलिया बाईपास व सिडकुल रोड से होते हुए नगर की परिक्रमा करने के बाद रामलीला स्थल पहुंचकर संपन्न हुई है। बारात में सैकड़ों की तादाद में नगरवासी सम्मिलित हुए, और वहीं उपस्थित रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि रामलीला का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नगर में बहुत ही भव्य बारात निकाली गई है, और इस मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी भरपूर सहयोग रहा। जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्टॉल लगाकर चाय और जल की सेवा प्रदान की। स्थानीय कलाकारों के द्वारा राधा कृष्ण की झांकी बड़ी ही आकर्षक रही। वहीं इस अवसर पर कमल जिंदल, भाजपा जिला अध्यक्ष, नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता यहां पर मौजूद नजर आए। आज सितारगंज में भगवान श्री राम की बारात निकाली गई, जो बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए पूरे शहर में भ्रमण किया, और उसमें बहुत ही सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत की गई, और वृंदावन के कलाकारों द्वारा बड़े मनमोहक भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और वशिष्ठ जी, इनकी जो झांकियाँ थी बहुत ही सुंदर, जिनकी बड़ी तारीफ की गई। बड़ी मनमोहक झांकियाँ हमारे कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई, और इतना जन सैलाब राम बारात में उमड़ा हुआ था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने घरों से निकले, और राम बारात में पूरा 4-5 किलोमीटर की यात्रा पैदल सबने की, राम बारात में चले। बड़ी श्रद्धा के साथ सब लोगों ने उसमें भाग लिया। और चलिए आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है नरेंद्रनगर से, जहां पर नरेंद्रनगर में 48वें सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। आपको ये जानकारी दे दें कि कार्यक्रम में पहले सीएम के आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित किया। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कुंजापुरी मेला हमारी संस्कृति और पर्यटन के साथ ही नरेंद्रनगर के विकास का भी साक्षी है।
दूर थे, जहाँ एक तरफ हमारी संस्कृति का बहाव है, वहीं ये मेला इस जिले की विकास की यात्रा का भी एक साक्षी है। इस मेले के माध्यम से जो मेले को आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं, भले ही 48वां आयोजन है क्योंकि 2 वर्ष इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन इस मेले ने नरेंद्र नगर की तो तमाम विकास की गाथा लिखी, लेकिन टेरी जनपद के भी विकास की गाथा इस मेले के माध्यम से लिखी गई है। आज मुख्यमंत्री जी को आना था, मुख्यमंत्री जी के कारण नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने मोबाइल के माध्यम से वर्चुअली लोगों को संबोधित करके और 11 विकास की जो घोषणा मैंने निवेदन किया था, उन घोषणाओं को स्वीकार, घोषणाओं का शामिल करने का। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या गढ़वाल व कुमाऊं लोक संस्कृति के ध्वजवाहक माने जाने वाले उप्रेती बहनों के नाम रही। पहली रात्रि को ज्योति उप्रेती और निर्जा उप्रेती के प्रोग्राम की भनक लगते हैं। दर्शकों की भारी भीड़ के सामने रामलीला मैदान भी छोटा पड़ गया। मेले के मुख्य संरक्षक व प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल, मेला समिति के संयोजक राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार ने दोनों उप्रेती बहनों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सब है पहले तो मैं सभी लोगों को प्रणाम करछूँ और कोई कि आज फिर हम उनका मौका मिल हम दुई बेरी के कि हम माँ कुंजापुरी दरबार में अपन नैन भेंट रख सकें। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी पहाड़ के लिए, अपने देवभूमि के लिए कुछ छोटा सा एक प्रयास कर पाए। ये प्रयास मात्र ही है और हम वो प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का हर व्यक्ति इस मुहिम के साथ जुड़े, अपनी संस्कृति को शुद्धता के साथ परोसे, वो गीत हो, नृत्य हो या यहाँ के खान पान हो या जो भी हो, उसको शुद्धता के साथ परोसे, उसमें प्रदूषण ना करें। तो ये हम चाहेंगे कि पूरा उत्तराखंड उसके साथ मिलकर आए, तब जाकर शायद हम उस मूल निवास का जो हमारा वो जो उठा हुआ है ना मुद्दा, उसको हम कहीं जाकर सार्थक सिद्ध कर पाएंगे। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। आपको जानकारी दे दें कि भक्तों ने मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर इस दौरान सुख समृद्धि की कामना की। वहीं पौड़ी सतपुली मार्ग पर सिद्धपीठ मां ज्वालपा में नवरात्रि के प्रथम दिन भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी पड़ी। आपको बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में भक्त मां की पूजा आराधना को लेकर पहुंचे। पुजारी विकास चंद्र अर्थवाल ने बताया है कि ये पौराणिक सिद्धपीठ है, यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। मंदिर समिति की ओर से भक्तों के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए। 9 दिनों तक मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती रही और आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को मंदिर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा और जैसा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारी संख्या में भीड़ उमड़ने की जो उम्मीद है वो की जा रही है और इसी को लेकर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अवसर पर प्राचीन शिव मंदिर द्वारा जो भक्तिमय माहौल देख रहे हैं, राम बारात का आयोजन हो रहा है। ये हल्द्वानी में हर साल जो है फर्स्ट नवरात्रि पे निकलती है, जो नीचे मंदिर से चल करके रामलीला ग्राउंड तक जाती है और ये बहुत अच्छी बात है कि सारे संगठन एक मंच पर आते हैं, एकता का परिचय देते हैं। ये हल्द्वानी नहीं पूरे भारतवासियों के लिए एक संदेश है। ये अवसर पर प्राचीन शिव मंदिर द्वारा जो भक्तिमय माहौल देख रहे हैं, राम बारात का आयोजन हो रहा है। ये हल्द्वानी में हर साल जो है फर्स्ट नवरात्रि पे निकलती है, जो नीचे मंदिर से चल करके रामलीला ग्राउंड तक जाती है और ये बहुत अच्छी बात है कि सारे संगठन एक मंच पर आते हैं, एकता का परिचय देते हैं। ये हल्द्वानी नहीं पूरे भारतवासियों के लिए एक संदेश है। ये अवसर पर प्राचीन बहुगुणा पीजी महाविद्यालय खटीमा में ड्रेस कोड को लेकर विद्यालय प्रशासन और कुछ छात्र नेता आमने सामने हो गए हैं। दरअसल पीजी महाविद्यालय खटीमा में विद्यालय प्रशासन द्वारा यूनिफॉर्म लागू की गई, जिसको लेकर कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया। वहीं इस पर महाविद्यालय प्रशासन के प्राचार्य डॉक्टर गुरिंदर सिंह का कहना है कि शासनादेश के अनुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू किया गया है,
जिसमें 95% छात्र ड्रेस कोड में आ रहे हैं। कुछ छात्र ड्रेस कोड में नहीं आए, जिसको लेकर यह विवाद हुआ है। वही विद्यालय प्रशासन विद्यालय में ड्रेस कोड पूर्णतः लागू करना चाहता है, जिससे कि बाहरी असामाजिक तत्व विद्यालय में एंट्री न कर सके और इसके लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। वही कुछ छात्र नेताओं का कहना है कि खटीमा महाविद्यालय में लगभग 50% से ज्यादा गरीब छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। उनके पास यूनिफॉर्म बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, इस कारण उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। ड्रेस कोड लागू किया गया है और ड्रेस कोड में बच्चे लगभग शासनादेश के अनुरूप ड्रेस कोड लागू किया गया है और ड्रेस कोड में बच्चे लगभग 95% छात्र छात्राएं आ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनकी कुछ मजबूरी रही, जिसकी वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, उनको अतिरिक्त समय दे दिया गया है और किसी प्रकार का कोई विवाद महाविद्यालय में नहीं है। बड़ा हास्यास्पद है, कुछ बच्चे नियमों की बड़ी अनदेखी कर रहे हैं और महाविद्यालय में बाहरी तत्वों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं और शासन प्रशासन का इसके लिए हमें सहयोग है, स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग है और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। वो भी ये चाह रहे हैं कि बाहरी तत्वों पर रोक लगाई जाए। इस प्रकार का कोई भी हमारे महाविद्यालय स्तर पर प्रावधान या इस प्रकार का कोई मद नहीं है जिससे कि हम इनको ड्रेस उपलब्ध करा सकें, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर देखिए, ऐसा कोई भी लिखित में आदेश नहीं आया है अभी तक कि बच्चों को ड्रेस कंपलसरी करी जाए। हम जिस सीमांत क्षेत्र के महाविद्यालय में पढ़ते हैं उस महाविद्यालय में कई ऐसे परिवार हैं कि इतने गरीब परिवारों से हैं कि अपनी फ़ीस भरने के लिए भी उन लोगों को बहुत बार सोचना पड़ता है कि हम फ़ीस कैसे भरेंगे, कहाँ से लाएंगे फ़ीस। तो ऐसी स्थिति में बच्चों पर ड्रेस का दबाव थोपना, बच्चों को कॉलेज गेट पर रोक देना कि आपने ड्रेस नहीं पहनी है, आप कॉलेज के अंदर नहीं आ सकते हो। तो आज कुछ उसी प्रकार हुआ कि बच्चों को महाविद्यालय द्वारा गेट के बाहर कर दिया गया कि आप ड्रेस पहन के नहीं आए हो। तो उसी का विरोध छात्र संघ ने दर्शाया है और उसी का विरोध करते हुए हमारी प्राचार्य जी से बात हुई है। और महाविद्यालय में देखिए, जो ड्रेस बना सकता है वो ड्रेस बनाए, लेकिन जो महाविद्यालय में ड्रेस नहीं बना सकता है उसके लिए आप कंपलसरी नहीं कर सकते। शासन है वो शासन का नाम लेके बच्चों का शोषण कर रहा है। देखिए, ऐसा कोई भी लिखित में आदेश नहीं आया है अभी तक कि बच्चों को ड्रेस कंपलसरी करी जाए। हम जिस सीमांत क्षेत्र के महाविद्यालय में पढ़ते हैं उस महाविद्यालय में कई ऐसे परिवार हैं कि इतने गरीब परिवारों से हैं कि अपनी फ़ीस भरने के लिए भी उन लोगों को बहुत बार सोचना पड़ता है कि हम फ़ीस कैसे भरेंगे, कहाँ से लाएंगे फ़ीस। तो ऐसी स्थिति में बच्चों पर ड्रेस का दबाव थोपना, बच्चों को कॉलेज। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर हिमालय और गंगा बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड पर संत समाज और बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने मिलकर गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक किया है। इस दौरान गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौजूद नजर आए। पूजन के बाद विधायक किशोर उपाध्याय ने ग्लेशियर के तेजी से पिघलने और गंगा के घटते वेग पर गहरी चिंता जताई। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ी को गंगा और हिमालय के अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से गंगा और हिमालय को बचाने के लिए जागरूक होकर आगे आने की अपील की। विधायक उपाध्याय ने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत हो चुकी है और जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें समाज के बुद्धिजीवी, समाजसेवी, डॉक्टर, वकील और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल होंगे। ये कमेटी हिमालय और गंगा के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करेगी। गंगा का पूजन और आशीर्वाद इस उद्देश्य से लिया गया है क्योंकि हमारी माँ गंगा और हिमालय के ऊपर वर्तमान में बड़ा संकट है। अगर माँ गंगा की जिस तरह से हम आरती पूजा ये कर रहे हैं और भविष्य में जिस तरह से ग्लेशियर कितना पीछे चला गया, पहले गंगोत्री में था, अब गोमुख कितना 28-29 किलोमीटर चला गया था, इतना दूर चला गया और धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि अगर ग्लेशियर सूख जाएगा तो गंगा माँ का अस्तित्व ही विलुप्त हो जाएगा सरस्वती की तरह और हिमालय कैसे बचेगा। तो इन सब बातों को लेकर हमारे किशोर उपाध्याय जी का एक चिंतन, एक संकल्प, एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेके आए हुए हैं कि माँ को पुनः हमेशा के युग युग तक इसी तरह से पुनर्जीवित रहे और हिमालय सुरक्षित रहे। गंगा का पूजन और आशीर्वाद इस उद्देश्य से लिया गया है। आज नवरात्र का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और माँ गंगा भी शैलपुत्री है, माँ यमुना भी शैलपुत्री है, परम पुत्र तो शैलपुत्र है।
जितनी भी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, उस दिन हम चेतन ज्योति आश्रम में हमारे परम पूज्य बाबा हठ योगी जी के सानिध्य में चर्चा हो रही थी ऐसे ही, और उसमें ऋषि शिवानंद जी से लेकर के हमारे नितिन जी से लेकर के सत्यनारायण जी, आज जो हम नहीं कह रहे, ये वैश्विक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगले एकाध दशक में हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं बचेगी। तो आप ये सोचिए, इसमें मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। अगर वहाँ एक बर्फ बूंद नहीं बचेगी तो क्या गंगा बच जाएगी? आज नवरात्र। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर तीसरी मंजिल से कूदे हैं। हालांकि सुरक्षा जाली पर अटके, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी हम आप तक दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तीसरी मंजिल से कूदे, लेकिन सुरक्षा जाली में अटक गए, जिसकी वजह से वो बाल बाल बच गए हैं। महाराष्ट्र के मंत्रालय में अजित पवार गुट के विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवल मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूद गए हैं। और देखिए, ये सीधी लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तीसरी मंजिल से कूदे डिप्टी स्पीकर। हालांकि वो बाल बाल बच गए हैं। याला कारणीभूत आहे, याचा खरं तर सरकारने विचार केला पाहिजे। उद्या आचारसंहिता लागणार आहे आणि मग कधी तुम्ही या समाजाला न्याय देणार, या तरुणांना कधी नोकऱ्या देणार? बाकीच्या और अहम जानकारी हम आप तक महाराष्ट्र से पहुंचा रहे हैं, जहां पर तीसरी मंजिल से कूदे नरहरी झिरवल सुरक्षा जाल में हालांकि वो फंस गए, जिसकी वजह से वो बाल बाल बच गए हैं। धनगर समाज को एसटी कोटा देने के विरोध में लगातार वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि इस दौरान वो तीसरी मंजिल से कूद गए, लेकिन कूदने के बाद सुरक्षा जाली पर अटक गए, जिसकी वजह से वो बाल बाल बच गए हैं। महाराष्ट्र के मंत्रालय में अजित पवार गुट के विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवल मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूद गए। नरहरी झिरवल छत से कूदने और सुरक्षा जाली पर अटक गए। आपको ये बता दें कि कुछ समय तक विधायक जो है वो कूदने के बाद वहां पर अटके रहे। हालांकि नीचे जाली रहने के कारण सभी की जान बच गई है। समाज को एसटी कोटे से आरक्षण का विरोध कर रहे हैं ये। और आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के सदस्य भी हैं। आज महाराष्ट्र के आदिवासी समाज के विधायक मंत्रालय में आंदोलन कर रहे थे और इसी दौरान ये घटना निकलकर सामने आई। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।